बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था कंप्यूटर का। इससे पहले हमने कंप्यूटर के ऊपर जीडीओ बेसिक का कुछ प्रोग्राम बना के लिखा भी, उसका कुछ हमने बेसिक चीज़ें समझी भी थी कि कोई किस तरीके से जीडीओ बेसिक को जो है हम उसको यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मोड क्या होता है, इनडायरेक्ट मोड क्या होता है, उसके अंदर हमने काम करना देख लिया था। ठीक है, तो आज हम अपने काम को जरा आगे बढ़ाएंगे, कुछ नई चीज़ें और सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर आपका 14। तो सबसे ऊपर आपको दो छोटी सी डेफिनेशंस मिल रही होंगी बुलेट्स में। एक आपके पास स्टेटमेंट की है, दूसरी आपके पास क्या है, कमांड की है। तो आइए जरा पढ़ते हैं कि इसके अंदर उसने क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कमांड्स के बारे में वो कहते हैं कि जीडब्ल्यू बेसिक्स कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। तो अब देखिए जरा, दो वर्ड आपको मैंने पहले भी डिस्कस किए थे। एक वर्ड है आपके पास लोड और दूसरा वर्ड है आपके पास एग्जीक्यूट। ये अब आपके पास ये दो वर्ड जगह जगह पे आएंगे। ठीक है, तो जब भी ये दो वर्ड आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ या बुक में आपको किस बारे में बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये लोड का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को ओपन करना। ठीक है, आसान भाषा में आपको बताऊंगा। और एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है कि उस चीज को रन कर देना। ठीक है, तो प्रोग्राम को ओपन करना वो लोड कहलाता है और उसको रन करना वो एग्जीक्यूट कहलाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप किसी गेम पे क्लिक करते हैं मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तो सबसे पहले क्या होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर? क्या गेम फौरन चल जाती है? नहीं, क्या होता है वहां पे लिखा होता है लोडिंग प्लीज वेट। ठीक है, तो लोडिंग, ये वही लोड आपके पास, ये वही लोडिंग है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपके पास सीपीयू जो है, आपने 9th क्लास के अंदर सीपीयू के बारे में डिटेल से पढ़ा। इसके अलावा आपने मेमोरी के बारे में डिस्कस किया कि मेमोरी मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हम हार्ड डिस्क रख देते हैं या आप यूएसबी कह लो या फिर मेमोरी कैक कर लो। तो वो होता क्या है कि सीपीयू क्या करता है कि गेम आपकी एक्चुअली पड़ी हुई है इसके अंदर। ठीक हो गया, तो यहाँ से डाटा को उठा के इस मेमोरी के ऊपर क्या करता है, लोड करता है। ठीक है, या ओपन करने की कोशिश करता है। कौन? सीपीयू। ठीक हो गया, तो उसको वहां से उठा के यहाँ पे रखने के बाद उसको ओपन करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लोडिंग। ठीक हो गया, तो इसलिए वो आपको कह रहा होता है कि प्लीज वेट। एक्चुअली उस टाइम वो गेम्स की फाइल्स को लोड कर रहा होता है मेन मेमोरी के ऊपर, रैम के ऊपर। ठीक हो गया, ये कुछ बातें हैं, ये आपने अच्छी तरीके से सुन के जगह जगह पे ये वर्ड आने हैं। तो हर बार तो मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं ना करूंगा, मैं सीधा सीधा वो यूज करूंगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं आपके पास रैम, यहाँ पे मेन मेमोरी। चले, ये तो हमें पता चल गया कि भाई लोडिंग के अंदर सीपीयू क्या करता है कि आपके पास जो सेकेंड स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसे देखो कई नाम है, ये वही बातें हैं जो हमने 9th क्लास में डिस्कस कर ली हुई है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये प्राइमरी मेमोरी होती है, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में डाटा थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, इसमें दो आती है आपके पास टाइप, एक रैम होती है, एक रोम होती है। हम रैम के बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास जहाँ पे डाटा परमानेंट स्टोर होता है, और ये है आपके पास हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, यूएसबी है, मेमोरी कार्ड है, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है जो अलग से एक्सटर्नली आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो हार्ड डिस्क इंटरनली लगती है। तो अब बात यहाँ पे ये है कि आपके पास जो डाटा है यहाँ से उठ के जब मेमोरी में लोड होता है, क्योंकि सीपीयू आपके मेमोरी को, रैम को डायरेक्ट एक्सेस करता है। ठीक है, तो सारा काम इसके ऊपर लोड होके होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग। तो एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है कि जब आप गेम प्ले करते हो, खेलना शुरू कर देते हो, वो चल जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि एग्जीक्यूट हो जाना, वो एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही कि जब आपने बाइक चलानी है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, बाइक को स्टार्ट करते हो। तो जो स्टार्ट करने का प्रोसेस है उसको लोडिंग बोलेंगे। फिर आप उसे गेयर में डाल के उसको रेस देके जब आगे मूव करते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब आप चलना शुरू कर देते हो, जब मूव करना शुरू कर देते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि ये है एग्जीक्यूशन। कि भाई अब बाइक एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर उसने ये बोला है कि आपके पास जो कमांड्स हैं आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस के, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी विच आर ओपन इन द डायरेक्ट मोड। ठीक है, डायरेक्ट मोड में हमने काम किया था। अगर आपको याद हो कि मैंने CLS से कमांड लगाई थी। ठीक है, CLS कमांड क्या कर रही थी, स्क्रीन क्लियर हो जाती थी, तो वो मैं डायरेक्ट मोड में यूज कर रहा था। तो जैसे ही मैंने उसको टाइप करके एंटर किया, फौरन एग्जीक्यूट होगी। अब वर्ड मैच करके फौरन एग्जीक्यूट का मतलब फौरन वो रन होगी और उसने अपना काम शुरू कर लिया। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि दे नॉट रिक्वायर प्रोसीडिंग लाइन नंबर, तो वो लाइन नंबर, उनको किसी भी लाइन नंबर की जरूरत नहीं होती।
ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ये CLS है, रन कमांड है, ठीक है, ये सारी आपके पास क्या है, ये कमांड्स है। क्लियर हो गया? तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है आपके, मैं लिख देता हूँ कि कमांड्स के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि ये एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक हो गया? दूसरे बारे में उसने ये बोला कि भाई दे डू नॉट रिक्वायर्ड लाइन नंबर, इनको लाइन नंबर की जरूरत नहीं होती। और जो कमांड्स होती हैं वो डायरेक्ट मोड में यूज होती हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स में आप क्या लिख दोगे, ये एग्जांपल्स आएंगे आपके पास। ठीक हो गया? चले, ये बात हमें समझ आ गई। अब इसका पॉइंट नंबर 2 देखिए, जब आपके पास स्टेटमेंट का है कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कमांड्स एंड द स्टेटमेंट। तो देखो मैंने कमांड्स के 3 पॉइंट्स बता दिए हैं और ये चौथा पॉइंट आपके पास एग्जांपल के तौर। ठीक है, और स्टेटमेंट के भी आपको बताता हूँ कि द बेसिक स्टेटमेंट्स आर रिटन एज अ प्रोग्राम। ठीक है, एंड ईच स्टेटमेंट इज प्रोसीडेड बाय अ लाइन नंबर। तो अब इसी की रेसिप्रोकल देखो कि ये एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस थी, फौरन रन कर पड़ती थी। तो हमने स्टेटमेंट के बारे में कहना है कि भाई एक्चुअली जो प्रोग्राम्स हैं वो स्टेटमेंट्स की जरूरत में लिखे जाते हैं, इसीलिए उसने लाइन के अंदर लिखा है कि द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन द प्रोग्राम। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं कि भाई आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं रिटन इन प्रोग्राम। ठीक हो गया? और उसके बाद हमने ये देखा था डू नॉट रिक्वायर्ड लाइन नंबर, तो इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड अ लाइन नंबर। ठीक है, इसको लाइन नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो उसके अंदर हमने वो लाइन नंबर 10, 20, 30, 10 के अंदर हमने प्रिंट आउट 25 प्लस किया था, उसके बाद लाइन नंबर 20 के अंदर प्रिंट किया कि वेलकम लिखा था। तो ये जो आपके पास लाइन नंबर्स हैं ये आपके पास क्या कहलाता है कि एक इनडायरेक्ट मोड में चला जाता है, जिसके साथ वो स्टेटमेंट्स के तौर पे काम कर रहा होता है। तो वो लाइन नंबर भी चाहिए, इसका मतलब मैंने इनडायरेक्ट मोड बोला। तो ये आपके पास डायरेक्ट मोड में काम करती है, ये आपके पास क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट मोड में काम करते हैं। ठीक हो गया? और इसके जो स्टेटमेंट्स है आपके पास रैम स्टेटमेंट है, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे प्रिंट है, इनपुट है, इन सब के बारे में इंशाल्लाह ताला आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रिंट आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इनपुट आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। हम आगे जाके इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन मौजूद है। चले, ये अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, इसको आप मार्क कर लीजिए। आप बेशक इसको लिख लीजिए इन पॉइंट्स को, क्योंकि ये आपके पास जब वो डिफरेंस के तौर पे जरूर आता है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आ रहा है राइटिंग द प्रोग्राम्स इन जीडीएल बेसिक, और इसका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन IDE। ठीक है, उसने लिखा भी हुआ है IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या कहते हैं। GDL Basic provides an integrated development where we can edit, write, save, load, execute the basic programs। ठीक है, तो अब बात कर रहा है IDE के बारे में। IDE stands for Integrated Development Environment। ठीक हो गया? तो इसके अंदर एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है, ये क्या चीज है। देखिए, जो हमने प्रोग्राम्स बनाने हैं, यानी कि GDL बेसिक हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब होता है कि एक इन्वायरमेंट कि जिसके अंदर हम अपना काम कर सके। ठीक है, उस इन्वायरमेंट को हम इंटरफेस भी कह सकते हैं, इन्वायरमेंट वर्ड भी बोल सकते हैं, तो आप कुछ भी कह लें, व्यू भी कह सकते हैं। तो ऐसा है कि ये हमें क्या करता है कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जिसमें हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड आपके पास अभी इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे हमने पढ़े थे IC के बारे में, तो ये सारे वही मामलात हैं। तो ऐसा है कि हमें एक ऐसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां हम अपने प्रोग्राम को क्या कर सकें। ठीक है, क्रिएट कर सकें, एडिट कर सकें, सेव कर सकें, लोड कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये सारे उसने नाम वहां पे मेंशन किए हैं, सारे नाम आपने लिखने हैं।
कोई दो तीन नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई हम दो नाम लिख दिए जैसे हम बाकी एग्जाम्पल्स में भी करते होते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। नहीं, आपने सारे नाम लिखने हैं तो फिर आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। और ये इतना सारा 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नीचे फिगर आ रही है, फिगर के बाद आपके पास क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम की हेडिंग है, इसके अंदर से आपके पास एमसीक्यूज है। तो इसका जो पैराग्राफ है क्रिएट एंड सेव का जो सेकंड पैराग्राफ है, तो वेयर लाइन नंबर, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा लाइन के आगे हैश का साइन है, वहां से अंडरलाइन कर लीजिए कि लाइन हैश इज एन अनसाइंड इंटीजर इन द रेंज फ्रॉम 0 to 65529, ठीक है। तो जो आपके पास लाइन नंबर है, लाइन नंबर उसकी जो रेंज है 0 to 65529, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा है कि जो हमने लाइन नंबर प्रोग्राम्स बनाए थे, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 30, ठीक है, एंड सो ऑन, तो उस तरह हम इसको चल सकते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहां तक जा सकते हैं 65529। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर 65,530 ये सारी 0 को काउंट करके टोटल 30 को काउंट करके टोटल 30 हो जाता है, ठीक है। तो इतनी लाइंस को हम अपने प्रोग्राम के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो आपको इतने बड़े प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हद से ज्यादा 10 प्रोग्राम लाइंस का प्रोग्राम बनाओगे अपनी इस क्लास के अंदर, लेकिन आप कहां तक जा सकते हो, तकरीबन 65,530 लाइंस, इतनी बड़ी इतनी ज्यादा लाइंस का प्रोग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। चले, ये बात हमें समझ आ गई है, एमसीक्यूज के दौर में याद रखिएगा, ठीक है। इन्हीं लाइन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम 10, 20, 30 करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितनी कर सकते हो। तो आगे बता रहा है कि द स्टेटमेंट्स इज एन वैलिड जिड बेसिक स्टेटमेंट, तो एंड एक उसने वर्ड यूज किया था अनसाइन, तो अनसाइन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जिसके साथ साइन नहीं होता, साइन का मतलब यह है कि ये सारे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। और हम पॉजिटिव नंबर मैथ में लगाते हैं, तो कौन सा नंबर लगाते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं, मेंशन करते हैं। तो अनसाइन का मतलब है कि बस भाई माइनस वाले नंबर्स ने हमें लगाने, मतलब अगर आपने लाइन नंबर यूज करने हैं तो वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब -3 के अंदर आपने क्या स्टोर करवाया, -3 नहीं 3, पॉजिटिव 3 होगा आपके पास। तो माइनस के बारे में जो लाइन नंबर्स हैं उनको तो आप भूल जाओ कि वो नहीं यूज होने वाले। तो आगे वो कहते हैं कि जीडी बेसिक प्रोग्राम लाइन नंबर कैन नॉट हैव मोर देन 255 कैरेक्टर्स, यानी कि अगर आपके पास ये स्क्रीन है, ठीक है, जीडी बेसिक की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज प्रिंट 25, तो ठीक है 25 और ओके का मैसेज आ जाएगा। तो जरा काउंट कीजिए इसके कैरेक्टर्स को इंक्लूडिंग स्पेस एवरीथिंग, 1, 2, 3, 4, 5, ये स्पेस 6, 7, 8, ठीक है, टोटल 8 कैरेक्टर्स हो गए। तो वो कहता है कि आप एक लाइन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने कैरेक्टर्स को एंटर कर सकते हो, 255, ठीक है। अभी तो नहीं आ सकते क्योंकि मैं बोर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन जब आप जीडी बेसिक के ऊपर काम करेंगे तो एक लाइन के अंदर कैरेक्टर्स पूरे आ जाएंगे, क्योंकि वो लाइन जरा छोटे छोटे होंगे तो आ जाएंगे पूरे, ठीक हो गया। चले, ये दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज आ गया कि हम एक लाइन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं, 255, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे वो कह रहे हैं कि however there may be more than one statement in a line, if so each must be separated by the colon। तो वो कहता है कि अगर आपके पास 2 लाइंस हैं, तो जैसे कि हम चलिए यहाँ पे ले लेते हैं लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 30, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कर देता हूँ प्रिंट में कहता हूँ 25 + 5, इसके अंदर मैं कर देता हूँ प्रिंट और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम, ठीक हो गया। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो पहले 30 आंसर आ जाएगा, फिर वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा, ये हमने लास्ट टाइम देखा भी था। लेकिन अब कहना ये चाह रहा है कि ये 2 लाइंस, ठीक है, लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 10 और 20, इन दोनों को आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, लेकिन सेंटर में कोलन लगा लो। कैसे, लाइन नंबर 10 प्रिंट 25 + 5। अब दूसरी लाइन आप चाहते हो कि इसके साथ ही जोड़े, तो फिर सेंटर में लगाएगा कोलन। अब 20 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे से शुरू करो, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में आ गया आपके पास वेलकम। तो किया क्या हमने कि एक ही लाइन के अंदर हमने 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ दिया है और सेंटर में क्या लगाया है, कोलन। तो
तो ये एमसीक्यू के तौर पे याद रखिएगा कि अगर आपने एक लाइन के अंदर दो स्टेटमेंट्स को जोड़ दिया तो कौन सा लेटर यूज करेंगे, कोलन यूज करेंगे, और लाइन नंबर बस आपने शुरू में लगाना, यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे वो कह रहा है कि the program statements are executed depending on the line number descending order. For example, if the line number 45 is typed after the line number 60. Actually इस पैराग्राफ के बाकी हिस्से में ये कहना चाह रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है हमेशा सेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। कि अगर आपके पास लाइन नंबर 10 ये लिखी है, लाइन नंबर 30 ये है, लाइन नंबर 60 ये है, लाइन नंबर 20 आपके पास ये आ गई, लाइन नंबर 40 आपके पास ये आ गई, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, हमेशा स्मॉलेस्ट लाइन नंबर को वो रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले वो लाइन नंबर 10 को चलाएगा, 10 के बाद 20 को चलाएगा, 20 के बाद 30 को, 30 के बाद 40 को, और 40 के बाद 60 को, 50 नहीं अगली बार 60 को चला देगा। तो यहाँ से एक बात ये समझ आती है कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इसको जैसे मर्जी लिखें, उसने असेंडिंग ऑर्डर में ही चलाना है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है कि अगर हम लाइंस नंबर्स ऊपर नीचे करते हैं तो वो इस तरीके से बने कि हमारा प्रोग्राम सही तरीके से एग्जीक्यूट हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम इसके बाद ये एग्जीक्यूट चला रहे तो हम 10 के बाद 30 लिखे लेकिन 20 भी हमारे पास है तो हम इसको जबरदस्ती ये चीज नहीं ऐसे चला सकते। उसके लिए कोई मेथड है वो आगे जाके देखेंगे, लेकिन वो 10 के बाद हमेशा ढूंढेगा कि इससे बड़ा लाइन नंबर कौन सा है, तो वो 20 है 30 नहीं, तो वो इसके नीचे नहीं आएगा, वो जाएगा अपने उससे बड़े नंबर के पास, ठीक है। चलिए ये भी पता चल गया। उसके बाद नीचे जो आपके पास पेज के लास्ट में, पेज 14 के लास्ट में दो पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन लिख दें कि हाउ कैन वी सेव द प्रोग्राम इन GWBasic, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेव द प्रोग्राम इन GWBasic, ठीक है। तो पहला है आपके पास, वो कहता है कि प्रेस F4 की और टाइप द सेव कमांड, इसको अंडरलाइन कर ले और एमसीक्यू के तौर पे कि सेव की जो शॉर्टकट की है वो F4, आपके कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर जो रो है वो F1, F2, F3 से लेके F12 तक है। तो अगर आप F4 को प्रेस करते हो तो आपके पास जो वो प्रोग्राम को सेव किया जा सकता है, ठीक है। या तो आप F4 की को प्रेस कर दे या फिर आप टाइप कर ले सेव को, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे बता देता हूँ मैं, सेव और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका नाम बताना पड़ेगा कि किस नाम से आपने उसको सेव करना है, और पाथ अगर बता दे तो वो भी सही है, ठीक है रास्ता। तो पॉइंट नंबर 1 में हम पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 2 में कहते हैं कि टाइप अ वैलिड नेम इन कोट्स, तो देखो मैंने डबल कोट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। फॉर द प्रोग्राम एंड प्रेस द एंटर की, द फाइल इज सेव्ड अंडर द स्पेसिफाइड नेम। तो ये लिखने के बाद आपने जस्ट एंटर प्रेस करना तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे ये वहाँ पे आपके पास लोड द प्रोग्राम मिल रहा है, वहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है हाउ कैन वी लोड द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को लोड कैसे करते हैं, हाउ कैन वी लोड द प्रोग्राम। तो इसके अंदर भी सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, कोई पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, प्रेस F3 की, अंडरलाइन कर लें, शॉर्टकट आपके पास एमसीक्यूज, सेव करने की शॉर्टकट की F4 थी और लोड करने की शॉर्टकट की F3 है। और सेम वैसे ही है कि वो कहता है कि टाइप द लोड कमांड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, और वो आप उस फाइल का नाम यहाँ पे लिखें, कोई जो भी नाम आपने सेव किया होगा। तो जैसे आप इसके एंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगी। देखिए बच्चे, फाइल को ओपन करना और उसको एग्जीक्यूट करना या रन करना दो अलग अलग बातें हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो पता चल गया कि सेव हो गया, इन फ्यूचर हम इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर लेट्स सपोज मैंने कंप्यूटर ऑन किया, मैंने कल एक काम प्रोग्राम बनाया था, उसको सेव किया था मैंने, और मैं आज उसको इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ, कुछ भी काम करना चाह रहा हूँ। तो अगर मुझे उसके ऊपर काम करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लोड करना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं लोड लिख के इसका नाम आगे लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर, अब फाइल लोड हो जाएगी। अब अगर मैंने उसके अंदर एडिट करनी है या उसको रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए मेरे पास अलग काम है, ठीक है। तो ओपन करेंगे तो फिर ही आगे काम स्टार्ट होगा। तो ओपन करने का, लोड करने का मेथड आपके पास ये है। सेकेंड पॉइंट है, टाइप द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल इन कोट्स, वो लिख चुके हैं, प्रेस एंटर, ठीक है, ये हो गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप खत्म हो गया। अगले आने वाले जो 3 पॉइंट्स आपके पास, जो पहला बुलेट है, तो इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और एन इनवैलिड पैथ इज टाइप्ड एंड एरर मैसेज इज डिस्प्लेड, वो कहते हैं सिंपल सी बात है कि अगर फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है, या अगर आपने उसको गलत नाम बता दिया है या एड्रेस गलत बता दिया है, तो
वो कहते हैं कि तो फाइल जब वो इनवैलिड है, वो मौजूद नहीं आपके कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आपके पास वो सही एड्रेस होगा और सही नाम होगा फिर ही आप उसे ओपन कर पाएंगे, अगर जरा सी मिस्टेक होगी तो उसे ओपन नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ जीडीएल बेसिक इज डॉट बेस, BAS, ठीक है। तो वो कहता है कि जो जीडीएल बेसिक की जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है डॉट बेस है। एक्सटेंशन क्या है, हमने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ी थी फाइल एक्सटेंशन के बारे में, ठीक है। तो सपोज अगर आपके पास पेंट की एक फाइल है तो वो डॉट बिटमैप है, नाम इसके पीछे जो मर्जी हो जाए। उसके बाद आपके पास अगर कोई ऑडियो फाइल है डॉट MP3, अगर कोई वीडियो फाइल है डॉट MP4, इधर इसके पीछे आपके पास नाम आता है और नाम क्या के डॉट के साथ या वो जो लेटर्स आ रहे होते हैं उनको फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब आप आजकल जो लेटेस्ट विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, ठीक है, तो उसके अंदर एक्सटेंशन हम नजर नहीं आती। जो पहले विंडोज आती थी उसके अंदर एक्सटेंशन प्रॉपर मेंशन होती थी। अब इसकी आप टाइप देख के उसकी आइकन को देख के आप समझ जाते हैं कि भाई ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, पिक्चर की फाइल, उसकी तस्वीर देख के आता है। तो पहले जो काम होता था 9th क्लास में जो आपने डोस पढ़ा था, तो उसके अंदर तो जाहिर सी बात आइकन ग्राफिक्स तो थे नहीं, तो फिर फाइल के नाम के साथ एक्सटेंशन होती थी जिससे पता चलता था कि किस टाइप की फाइल है। तो जीडीएल बेसिक के अंदर जो प्रोग्राम बना के आप सेव करेंगे उसकी जो टाइप होगी तो उसकी एक्सटेंशन उसने बोला है कि वो डॉट BAS है, ठीक है। एमसीक्यूज। तो आइए आज का लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट क्वेश्चन, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, और इसका क्वेश्चन होगा हाउ कैन वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, कि हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट मतलब रन कैसे करते हैं। तो इसकी आप थर्ड लाइन में देखें, देयरफॉर के आगे से मार्क कीजिए टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, यहाँ से, ठीक है। टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम फर्स्ट लोड इट, ठीक है, ये एज डिस्क्राइब अबव को काट दे। तो उसने अब देखे ना, उसने भी बोल दिया कि अगर आपने प्रोग्राम को चलाना है, यूज करना है, एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो सबसे पहले यू हैव टू लोड इट। लोड करने का तरीका हमने पहले डिस्कस किया था। तो एक्चुअली ये बताना चाह रहा है कि अगर आपने उसको एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले तो आप उसे लोड करें, मतलब ओपन करें, ठीक है। आगे वो कहता है देन प्रेस F2, तो ये है इसकी शॉर्टकट की F2, और टाइप द रन कमांड, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, द रन कमांड, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल फॉलो इट। यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए। तो वो कहता है कि अगर आपने प्रोग्राम बनाया है, लोड किया है, तो जब मैं लोड करूंगा ये प्रोग्राम मेरे पास आ चुका है। अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो मैं क्या करूं, यहाँ तो F2 प्रेस कर दूं, यहाँ भी मैं रन लिख के एंटर करूंगा तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कहीं से भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है वो मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे फेसबुक के पेज जो study.pk वहाँ पे भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो मैं आपको जो क्यूरीज होंगे उसका फौरन जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।